भाई हम आज अपना सेटिंग अप ऑफ बिजनेस शुरू कर रहे हैं पार्ट बी। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस का पार्ट बी, जो कि 35 मार्क्स का है। 35 मार्क्स का 35 मार्क्स का है। इसमें पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन। वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन। वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस। वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस। कंपनी लॉ की क्लास, इसमें सेटिंग अप ऑफ बिजनेस की क्लास में हमारा आज एक नया चैप्टर शुरू होगा पार्ट बी का, जिसका नाम है वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस। भाई आप कोई भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हो, कोई भी बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हो, तो आपको स्टार्ट करने से पहले क्या क्या मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते हैं, उसके बारे में इसमें हम बात करेंगे। समझ आ गई? भाई जब आप कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हो, बनाते हो, तो इनिशियली आपको कौन कौन से रजिस्ट्रेशन, इनिशियली रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कराने पड़ेंगे। मान लो आपने कोई दुकान, आप कोई दुकान ओपन करते हो। दुकान ओपन करने से पहले आपको उसका क्या क्या कराना पड़ेगा। आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, बैंक अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। वही आपको शॉप शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही कई तरह के अलग अलग रजिस्ट्रेशन होते हैं, हम इस चैप्टर में बात करेंगे। समझ आ गई? अब बिजनेस एंटिटी की बात करते हैं, बिजनेस एंटिटी रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि कौन कौन सी बिजनेस एंटिटी को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है और कहां कहां पे उसका रजिस्ट्रेशन होगा। यहां से स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी रजिस्ट्रेशन, बिजनेस एंटिटी रजिस्ट्रेशन। ये कह रहा है कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, टू स्टार्ट अ बिजनेस इट इज नेसेसरी फॉर एंटरप्रेन्योर टू डिसाइड द फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी। भाई अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आप डिसाइड करोगे, सेलेक्ट करोगे भाई कौन सी बिजनेस एंटिटी, कौन सी बिजनेस एंटिटी आप स्टार्ट करना चाहते हो, कौन सी बिजनेस एंटिटी आप स्टार्ट करना चाहते हो। पहले आप ये डिसाइड करोगे। अब बिजनेस एंटिटी कितनी कितनी तरह की होती है और किन किन का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है और कौन से एक्ट के अंदर मैंडेटरी होता है। जैसे प्रोप्राइटरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे दुकान को आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी ओपन कर सकते हो, उसके लिए कोई मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, कोई मैंडेटरी लॉ नहीं है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी नहीं है, बट आप रजिस्टर करा सकते हो उसको। पार्टनरशिप के ऊपर कौन सा एक्ट लगता है? पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट लगता है। प्राइवेट कंपनी को, अगर आपको प्राइवेट कंपनी बनानी है तो उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है कंपनीज एक्ट के अंदर। पब्लिक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है कंपनीज एक्ट के अंदर। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर। वन पर्सन कंपनी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है कंपनीज एक्ट के अंदर। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, अब क्या है, किसी बिजनेस को सेटअप करने से पहले क्या क्या मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराने पे वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पैन की जरूरत पड़ेगी।
भाई कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपने सेटअप किया है, किसी भी केस में आपको पैन की जरूरत पड़ेगी, पढ़ते हैं। व्हाट इज पैन? पैन होता क्या है? पैन होता क्या है? पैन जो है परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, 10 डिजिट का होता है ये। अल्फा न्यूमेरिक नंबर होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर लेटर आते हैं, डिजिट आते हैं, 10 करेक्टर्स होते हैं इसके अंदर, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। पैन इज इशू इन फॉर्म ऑफ लैमिनेटेड प्लास्टिक कार्ड पैन। रिक्वायरमेंट हैज डिटेल, मतलब ये प्लास्टिक फॉर्म में आता है ना, प्लास्टिक कार्ड की तरह आता है, तो इस तरह से होता है। यूटिलिटी ऑफ पैन। पैन की यूटिलिटी, फीचर्स क्या है पैन के? पैन जो होता है यूनिक होता है, हर एक पर्सन टू पर्सन अलग होता है। इसका हेल्प किया जाता है कि इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स पेयर होता है उसकी आइडेंटिटी को, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प किया जाता है। पैन enable the department to identify all transaction of the पैन होल्डर with the department। हम अगर किसी भी चीज से, बैंक अकाउंट से हमारा पैन लिंक है, तो हमें पता चल जाता है कि उस पर्सन ने क्या क्या ट्रांजेक्शन की है। These transactions include tax payment, TDS, TCS, return of income, specified transaction, correspondence, etc. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पूरा रिकॉर्ड होता है। कोई भी चीज अगर पैन से लिंक है, आपका बैंक अकाउंट पैन से लिंक है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपका पूरे का पूरा डाटा होता है। आपने क्या ट्रांजैक्शन की, आपने कब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की, आपने टैक्स कितना पे किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट हेल्प, इट फैसिलिटेट करता है इजी रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन। पैन से हम आसानी से किसी की भी इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकते हैं। मैचिंग ऑफ वेरियस इन्वेस्टमेंट, बोरिंग्स एंड अदर बिजनेस एक्टिविटी ऑफ पैन होल्डर। इट ऑल्सो सर्व एज एन आइडेंटिटी प्रूफ। पैन का यूज आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे भी किया जाता है। आइडेंटिटी प्रूफ करते हैं ना हम, आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे। भाई पैन का यूज आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे भी किया जाता है। तो इसके फीचर्स होते हैं ये पैन के। पैन के फीचर क्या होते हैं? पहले तो पैन जो होता है, हर एक पर्सन, पर्सन टू पर्सन क्या होता है, यूनिक होता है, अलग अलग होता है। पैन का यूज किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी पर्सन की आइडेंटिफिकेशन के लिए। भाई टैक्स पेयर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर एक टैक्स पेयर को कैसे चूज करता है, कैसे आइडेंटिफाई करता है? उसके पैन नंबर से। पैन नंबर का यूज डिपार्टमेंट किस चीज से पता चल, मतलब पैन से हम किसी भी पर्सन की, अगर उसका पैन किसी भी चीज से लिंक है, स्पेसिफिकली मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करूं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन का यूज करके, उसके पैन नंबर का यूज करके उनकी इंफॉर्मेशन, जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है कि भाई उसने कितना इनकम टैक्स पे किया, कितना उस पे, मतलब ये कह सकते हैं रिटर्न उसने कब तक की फाइल कर रखी है, उसका टीडीएस टीसीएस सब कुछ पैन की वजह से हम रिट्रीव कर सकते हैं। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। फॉर हुम इट इज मैंडेटरी टू ऑब्टेन पैन। पैन ऑब्टेन करना किसके लिए मैंडेटरी है? पैन ऑब्टेन करना किसके लिए मैंडेटरी है? एवरी पर्सन, इफ हिज टोटल इनकम और total income of any other person in respect of he is assessable during the year exceed the maximum amount which is not chargeable to tax। भाई सबसे पहले तो पैन पैन ऑब्टेन करना किसके लिए मैंडेटरी है? भाई जिसकी इनकम क्या है, मैक्स एक्सीड है, ज्यादा है, मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। मतलब स्लैब रेट, जिसकी इनकम एक स्लैब रेट पे फॉल करती है, जिसपे इनकम टैक्स लगता है, उसके लिए तो मैंडेटरी है। समझ आ गया? मतलब वो पर्सन जो वो पर्सन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्सेबल है, जिसके ऊपर इनकम टैक्स चार्जेबल होता है, उसको मैंडेटरी होता है पैन ऑब्टेन करना। दूसरा,
चैरिटेबल ट्रस्ट हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4A। हर एक चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर, चैरिटेबल ट्रस्ट जिसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4A के अंदर। तीसरा, एवरी पर्सन who is carrying on business profession whose total sale turnover gross receipt are likely to exceed 5 lakh rupees in a year। कोई भी पर्सन जो कोई बिजनेस कर रहा है या प्रोफेशन कैरी कर रहा है जिसका सेल टर्नओवर, जिसकी टोटल रिसिप्ट अगर साल में 5 लाख से ऊपर है तो उसको भी पैन लेना मैंडेटरी है। क्लियर है यहां तक? एवरी पर्सन who intend to enter into specified financial transaction in which quoting PAN is mandatory। मतलब क्या है, कोई भी पर्सन who intend to enter into specified financial transaction in which PAN is mandatory। अगर कोई भी पर्सन किसी, मान लो किसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जैसे क्या होता है, हम लोन लेते हैं, लोन के केस में पैन की जरूरत पड़ती है ना, आपको पैन देना पड़ता है अपना, पैन से वो वेरीफाई करते हैं इंफॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी करते हो आप पैन वगैरह की, उसमें आप कोई भी बैंक अकाउंट ओपन करवाते हो या कोई भी लोन लेते हो, कोई भी डिपॉजिट्स वगैरह के केस में, कोई भी शेयर्स परचेज, शेयर्स, हर जगह आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के केस में पैन की जरूरत पड़ती है। एवरी नॉन इंडिविजुअल resident person and person associated with them shall apply for PAN if the financial transaction enter into by them during the financial year exceed 2,50,000। ये नॉन इंडिविजुअल की बात कर रहा है, किसी भी कंपनी की बात कर रहा है। ये कंपनी हो गई या कोई HUF हो गया या कोई पार्टनरशिप फर्म हो गई, कोई LLC हो गई। अगर वो रेजिडेंट पर्सन है, हाँ, अगर उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड करती है 2.5 लाख रुपए, तो उसको भी पैन लेना मैंडेटरी है। समझ आ गया किस किस को पैन लेना मैंडेटरी है? हाँ हाँ, समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस और पैन फॉर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। किसी बिजनेस को सेटअप करने में पैन की क्या इंपॉर्टेंस है वो बात करते हैं। किसी बिजनेस को सेटअप करने के अंदर पैन की क्या इंपॉर्टेंस है वो बात करते हैं। Some of the reason why holding of PAN is important for business entity listed below. It was made mandatory by the government of India under the Income Tax Act 1961। सबसे पहले तो क्या है, इनकम टैक्स के अंदर ये मैंडेटरी है भाई। कोई भी पर्सन अगर बिजनेस सेटअप कर रहा है ना, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, पैन लेगा। मैंडेटरी है ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी कर रखा है। The act was subsequently amended and section 206AA inserted in 2009 by the Finance Act now mandate all foreign party that provide or generate payment to the counterpart in India to provide their PAN। मतलब कोई भी फॉरेन पार्टी जो है क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है या जनरेट कर रही है पेमेंट टू द काउंटर पार्ट इन इंडिया, वो क्या करेगी, अपना पैन प्रोवाइड करेगी। This include not only individual but also incorporations, company, limited company and any other form of entity। मतलब कोई भी पर्सन, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो इनकॉर्पोरेशंस हो, कोई भी अगर वो क्या कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है ना, सेटिंग अप, उसको एज पर दी इनकम टैक्स एक्ट पैन लेना मैंडेटरी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास पैन नहीं हुआ तो क्या क्या चीजें हो सकती है। If in case in the absence of PAN, the government will charge
withholding tax which can be at a rate of more than 30% of total invoiced payment। मतलब अगर आपके पास पैन नहीं हुआ, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर पैन नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट उससे क्या लेगी, विद होल्डिंग टैक्स लेगी। एक टैक्स होता है विद होल्डिंग टैक्स, जो कि कितना होगा, विच कैन बी एट अ रेट ऑफ मोर देन 30%, 30% से ज्यादा रेट पे होगा ऑफ द टोटल इनवॉइस पेमेंट। मान लो आपकी पेमेंट 1 लाख रुपए की है, तो भाई गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पे 30% से ज्यादा, 31%, 32%, 40%, जैसे गवर्नमेंट को लगता है, उस पे विद होल्डिंग टैक्स लगा के अपने पास रख लेगी, वो गवर्नमेंट चार्ज करेगी। विद होल्डिंग टैक्स का मीनिंग ये होता है कि भाई अगर आपने पैन नहीं लिया ना, तो गवर्नमेंट आपसे जो आपका जो पेमेंट आपके पास आ रही है ना, बिजनेस कर रहा है कोई पर्सन, उसकी इनकम का पोर्शन मतलब एज अ टैक्स अपने पास रख लेगी, विद होल्ड करके काट के रख लेगी। समझ आ गई? उसको 30% से ज्यादा विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इट सर्व हैज रेफरेंस नंबर ऑफ होल्डर फॉर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मतलब ये पैन जो है एक रेफरेंस नंबर की तरह काम करता है। ऑब्वियसली तेरा पैन नंबर, मेरा पैन नंबर, हर एक पर्सन का पैन नंबर जो है अलग अलग होता है। इसका यूज करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रेस कर सकता है उसने भाई क्या क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की है। किसी भी पर्सन का मतलब अगर क्या है, पैन नंबर के यूज करके वो पता कर सकता है कि उसके बैंक अकाउंट में क्या क्या पड़ा है, उसने क्या क्या ट्रांजैक्शन की है, वो सारे का सारा पता कर सकता है। समझ आ गई? even if even if one is not required to pay income tax, it is mandatory for him to hold a PAN if he is earning money। कोई भी पर्सन अर्निंग कर रहा है, अगर पैसा पैसा अर्न कर रहा है, मनी अर्न कर रहा है, बेशक उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लग रहा, तब भी उसको पैन लेना मैंडेटरी है। कंपनी regardless of whether they are registered abroad or India are required to pay tax for business carried out in India। Without the PAN, the government has the mandate to deduct tax at highest possible rate। मतलब कोई भी कंपनी है, चाहे इंडिया में है चाहे फॉरेन की कंपनी है, अगर वो बिजनेस कहाँ कर रही है, इंडिया के अंदर, तो भाई उसको इनकम टैक्स पे करना मैंडेटरी है, और बिना पैन के उसके ऊपर हाईएस्ट रेट लगेगा इनकम टैक्स का, हाईएस्ट रेट ऑफ इनकम टैक्स लगेगा। आगे बढ़ते हैं। पैन हेल्प करता है इंडिविजुअल की टू पे फॉर इज इनवॉइस, रेमिटेंस एंड ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेंशन इन द इनकम टैक्स रिटर्न। मतलब पैन जो है किसी इंडिविजुअल की हेल्प करता है किसी भी इनवॉइस को पे करने में, रेमिटेंस के लिए, या फिर, और जो पैन है मैंडेटरी होता है इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर बताना। Just like individual company are required to provide their tax registration number to whomever is paying them, the TRN can be obtained only when the company hold PAN। मतलब क्या होता है कि जिस तरह इंडिविजुअल को पैन बताना मैंडेटरी होता है ना, ऐसे ही कंपनी को एक टीआरएन नंबर बताना मैंडेटरी होता है। टीआरएन नंबर बताना मैंडेटरी होता है, लेकिन टीआरएन नंबर सिर्फ उसी कंपनी को मिल सकता है जिस कंपनी के पास क्या होगा, पैन होगा। तो ये इसकी रेलेवेंस है भाई, क्यों इंपॉर्टेंट होता है पैन लेना। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पैन। एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पैन। आप कैसे एप्लीकेशन लगाओगे, कैसे एक पैन को ऑब्टेन कर सकते हो आप। द परमानेंट अकाउंट नंबर is important document for conducting even the most simplest of the financial transaction like opening a bank account, कोई सेविंग अकाउंट, कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। मतलब अगर आपको बैंक अकाउंट भी ओपन कराना है ना, तो भी आपको पैन की जरूरत पड़ती है। आपको क्रेडिट कार्ड ओपन लेना है ना, क्रेडिट कार्ड ऑब्टेन करना है, या डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड लेना है आपको, उसके लिए भी आपको क्या पड़ता है, जरूरत पड़ता है किसका, पैन का। तो पैन बहुत जरूरी है भाई। क्या होता है, अर्लियर पहले क्या होता था, पैन को अप्लाई करने के लिए
फिजिकल फॉर्म फिल अप होता था और उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फाइल करना पड़ता था। उसके अंदर क्या क्या बताना पड़ता था? अपना आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ। बट आज के टाइम पे क्या हो गया है, ऑनलाइन हो चुका है। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हो पैन के लिए। फर्दर रिक्वेस्ट फॉर चेंज और करेक्शन इन पैन डाटा और रिक्वेस्ट फॉर रीप्रिंट ऑफ पैन कार्ड में ऑल्सो बी मेड थ्रू इंटरनेट। आप इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। किस चीज के लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए, पैन के रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ पैन। आप सारे का सारा डाटा फिलअप करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कोई अपनी इंफॉर्मेशन चेंज करनी है तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो ऑनलाइन। विद इफेक्ट फ्रॉम 8 अप्रैल 2012 पैन एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश इन न्यू फॉर्म प्रिस्क्राइब बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। 8 अप्रैल 2012 को पैन के लिए एक अलग से नया फॉर्म इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया था। Indian citizen will have to submit their application for allotment of new PAN in revised form 49। एक फॉर्म होता है पैन, अगर आपको पैन लेना है तो उसके लिए एप्लीकेशन आप कौन से फॉर्म में दोगे? एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग पैन जो होगी, एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग पैन जो होगी वो आप दोगे 49A के अंदर। एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग पैन जो होगी वो दोगे आप फॉर्म 49A। ये इंडियन के लिए है। ये किसके लिए है? इंडियन के लिए है। अगर कोई इंडियन सिटीजन है, अगर कोई फॉरेन सिटीजन, फॉरेन का पर्सन पैन के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए कौन सा फॉर्म है? 49AA। समझ आ गई? 49AA। आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ हाँ। अगर आपको पैन के लिए अप्लाई करना है तो 8 अप्रैल 2012 से गवर्नमेंट ने फॉर्म बता रखा है कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आपके लिए 49A है। अगर आप फॉरेन सिटीजन हो तो आपके लिए 49AA है फॉर्म। इस फॉर्म में एप्लीकेशन लगाओगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फॉर न्यू पैन एप्लीकेशन in case of individual and HUF applicant, if address for communication is selected as office, then proof of address along with the proof of residential address is to be submitted with NSDL in respect of application made on or after 1st November 2009। भाई अगर किसी भी इंडिविजुअल ने या किसी भी HUF ने अगर अपने पैन के लिए एड्रेस दिया है कौन सा? ऑफिस वाला, तो फिर आप अपने ऑफिस के एड्रेस का प्रूफ और साथ में रेजिडेंशियल प्रूफ सबमिट करोगे। कहां पे? NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, NSDL। इसके पास आप क्या करोगे? अपनी एप्लीकेशन फाइल करोगे। समझ आ गई? इंडिविजुअल एप्लीकेशन विल हैव टू individual applicant will have to affix two recent colored photograph 3.5 cm multiply by 2.5 cm, मतलब इस साइज की आप दो फोटोग्राफ दोगे अपने एप्लीकेशन के साथ। आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। एक मिनट बस, हैंग कर रहा है।
वही क्या है, किस तरह से आप एप्लीकेशन फाइल करोगे पैन के लिए, ये नीचे बता रखा है। एप्लीकेशन फाइल करने के लिए किस तरह से आप अप्लाई करोगे वो बात कर रहा है। ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर पैन, पहले क्या होता था, जैसे ऑफलाइन एप्लीकेशन होता था, इंडिविजुअल हैव, एक इंडिविजुअल को फिलअप करेगा वो फिजिकल फॉर्म स्पेसिफाई बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 49A। 49A इंडियन सिटीजन के लिए कौन सा फॉर्म बता रखा है, 49A। तो वो फॉर्म 49A फाइल करेगा फिजिकल फॉर्म एंड प्रोवाइड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। जैसे क्या क्या अटैच करेगा फॉर्म के साथ, आपका जो भी क्या होगा, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये फॉर्म ये भर देगा। उसके बाद या तो फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकता है। ये तो देखो पहला होगा ऑफलाइन एप्लीकेशन में। ऑफलाइन में तो उसे बस फॉर्म फिल करके किसको देना है, फॉर्म फिल करेगा और उसके साथ जो भी अटैचमेंट लगानी है लगा के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्या करेगा वो, ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी मेड आइदर थ्रू द पोर्टल ऑफ NSDL, या फिर आप कहां से कर सकते हो, और ऑनलाइन पोर्टल ऑफ UTTSL। ये दो वेबसाइट है, इनकी वेबसाइट पे जाके आप पैन के लिए अप्लाई कर सकते हो। द चार्जेस फॉर अप्लाइंग फॉर पैन इज ₹93। भाई क्या है, जब चार्जेस जो है अप्लाई करने के लिए पैन क्या है, ₹93 है, एक्सक्लूडिंग GST फॉर इंडियन कम्युनिकेशन एड्रेस एंड ₹864 फॉर फॉरेन कम्युनिकेशन एड्रेस। समझ आ गई। इंडियन सिटीजन्स के लिए कितने रुपए की फीस है, 93 की, और फॉरेन के लिए कितने की है, 864 की। समझ आ गई, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द एप्लीकेशन, देख जब आप एप्लीकेशन फाइल कर दोगे और जब आप फीस पे कर दोगे, वंस द एप्लीकेशन एंड द पेमेंट इज एक्सेप्टेड, जब एप्लीकेशन और पेमेंट एक्सेप्ट हो जाएगी आपकी, द एप्लीकेंट रिक्वायर्ड टू सेंड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट थ्रू कुरियर या पोस्ट टू NSDL या UTI TSL। NSDL या UTI TSL को, आपको इन दोनों में से कोई सी भी अथॉरिटी को जिसपे आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है, आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है कुरियर के थ्रू या पोस्ट के थ्रू भेजोगे। ओनली आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट पैन एप्लीकेशन वुड बी प्रोसेस्ड। जब आप ये भेज दोगे उसके बाद ही आपकी जो पैन एप्लीकेशन है प्रोसेस होगी। समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं। लिंकिंग ऑफ पैन विद आधार, लिंकिंग ऑफ पैन विद आधार पढ़ते हैं। लिंकिंग ऑफ पैन विद आधार, हाँ ये तो सबके लिए है, ये सिर्फ कंपनी के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। इंडिविजुअल, हाँ कोई भी कैसे भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, कोई इंडिविजुअल कर रहा है, कोई HUF कर रहा है, कोई कंपनी कर रही है, ये सबके लिए बना रखा है। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग ऑफ में आएगा ना, आपको पता होना चाहिए क्या होता है, किस तरह से होता है, ये आएगा पूरा क्वेश्चन। अब जैसे क्या है, लिंकिंग ऑफ पैन विद आधार, एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन AA, every person who is eligible to obtain Aadhaar is required to quote his Aadhaar number in the PAN application form। मतलब जिस भी पर्सन को आधार लेना, मतलब एलिजिबल है, जो भी पर्सन आधार के लिए एलिजिबल है, अब तो जब बाय बर्थ ही क्या हो जाता है, 6 महीने बाद आधार बन जाता है साथ के साथ। अब जैसे जो भी पर्सन जिसके पास आधार है वो अपने पैन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आधार बता के यहाँ पर चलेगा। एक 1 जुलाई 2017 से ये चीज हुई थी। मतलब जो भी पर्सन 1 जुलाई 2017 से पैन के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसको अपनी पैन एप्लीकेशन फॉर्म में क्या बताना पड़ेगा, आधार नंबर, आधार नंबर। इफ एनी पर्सन डज नॉट possess the Aadhaar number but had applied for Aadhaar card, then he can quote enrollment ID। मतलब मान लो तूने
अपनी वो फिंगर करवा ली, फिंगरप्रिंट वगैरह करवा लिया, बट अभी भी तेरा आधार कार्ड बन के नहीं आया, बट साथ में वो फिंगर वाली एक स्लिप मिलती है ना, स्लिप मिलती है एक फिंगर वाली। हाँ, तो भाई वो जो एनरोलमेंट आईडी लिखी होती है उसके ऊपर आप वो भी मेंशन कर सकते हो अपने पैन के ऊपर। In case of applicant being a company which is not registered under the Companies Act, then the application for allotment of permanent account number may be obtained in SPICE INC 32। भाई क्या है, अगर कंपनी की मैं बात करूं, कंपनी जब इनकॉर्पोरेशन करा रही होती है ना अपना, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही होती है, तो एक फॉर्म होता है स्पाइस स्पाइस प्लस स्पाइस प्लस फॉर्म होता है एक, इसको INC 32 भी बोलते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म होता है किस चीज के लिए, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए, इनकॉर्पोरेशन के लिए। आप कंपनी का पैन के लिए जो अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्म के अंदर ही अप्लाई कर दोगे। समझ आ गई? टैन क्या होता है? टैन टैन होता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। जो टैन होता है, टैन क्या होता है? टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर इज अगेन ऑफ, ये 10 डिजिट का होता है, 10 डिजिट alphanumeric number required to be obtained by person who are responsible for deducting and collecting tax। भाई ये किस पर्सन के लिए जरूरी होता है लेना? जो रिस्पॉन्सिबल है डिडक्ट करने के लिए और कलेक्ट करने के लिए टैक्स को। अंडर सेक्शन 203 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इट इज मैंडेटरी टू कोट टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर allotted by income tax department on all TDS return। भाई जो भी कंपनी वगैरह होती है ना, कंपनी अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल करती है, उस टीडीएस रिटर्न के अंदर टैन नंबर बताना जरूरी होता है। अब कौन, अरे क्या होता है? टैन नंबर होता है कि भाई जो भी, अब क्या होता है, कंपनी है, कंपनी है, कंपनी क्या करती है? बिजनेस करती है। अब जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है डेली वे में वो तो पैसे भी, एक्सपेंसेस भी करता है, पेमेंट भी करता है, और उसको इनकम भी आती है, होता है ना। वो क्या करता है, जिसको मान ले तेरे को सैलरी देनी है, तेरी कंपनी ने, कंपनी क्या करती है, तेरी सैलरी में से टीडीएस माइनस टीडीएस काट के तेरे को सैलरी देती है, टीडीएस काट लेती है। या किसी को पेमेंट करनी होती है, कंपनी क्या कर लेती है, टीडीएस काट लेती है, टीडीएस काट के तेरे को सैलरी देती है, या कुछ किसी को पेमेंट देती है, इनवॉइसिंग करती है, उसमें से टीडीएस काट लेती है। तो भाई जब कंपनी ये रिटर्न फाइल करेगी टीडीएस की, तो उसके लिए ना एक अलग से अकाउंट, एक नंबर लेना पड़ता है, यूनिक नंबर, उसको कहते हैं टैन, टैन नंबर। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। पर्सन लाइबल टू अप्लाई फॉर टैन नंबर। जो ये टैन होता है, किस किस को मैंडेटरी होता है ऑब्टेन करना? पर्सन लाइबल टू ऑब्टेन टैन नंबर, every person liable to deduct tax at source and collect tax at source is required to obtain TAN। कोई भी पर्सन जो टीडीएस काटता है या टीसीएस काटता है, उसके लिए क्या है, जैसे कंपनी है, कंपनी टीडीएस काटती है, कोई भी पर्सन जो टैक्स डिडक्ट करता है एट सोर्स या टैक्स कलेक्ट करता है एट सोर्स, उसके लिए मैंडेटरी है टैन नंबर लेना। हाउएवर अ पर्सन रिक्वायर्ड, हाँ टीडीएस होता है ना, टीडीएस कट के, हाँ, तो कंपनी तेरा टीडीएस काटती है ना, तो टीडीएस काटने के लिए उसको टैन नंबर लेना पड़ेगा, उस कंपनी को टैन नंबर लेना पड़ता है। क्लियर है? हाउएवर अ नहीं, देखो वो डिपेंड करता है, अलग अलग वरी टू वरी करता है, कोई काटती है कोई नहीं काटती है, डिपेंड करता है वो। होती है सिचुएशन जब इनकम टैक्स में टीडीएस पड़ेगा, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, क्या है कैसे है। हाँ, however a person required to deduct tax under section 194
IA, मतलब कोई भी पर्सन जिसको टैक्स डिडक्ट करना जरूरी है, मैंडेटरी है अंडर सेक्शन 194 के अंदर ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, कैन यूज पैन इन प्लेस ऑफ टैन, हैज सच पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन टैन। भाई क्या है, जिस पर्सन को टैन लेने की जरूरत नहीं होती तो वो अपना पैन यूज करके टैक्स डिडक्ट कर सकता है। समझ आ गई? जिस पर्सन को इनकम टैक्स के अंदर टैन लेना मैंडेटरी नहीं है तो वो अपने पैन का यूज कर सकता है टैक्स डिडक्ट करने के लिए। फर्दर, a person required to deduct tax under section 194 IB or section 194M shall not require to obtain tax deduction account number 10। भाई क्या है, जो पर्सन TDS टैक्स डिडक्ट करता है अंडर सेक्शन 194 के अंदर या 194M के अंदर, उसके लिए जरूरी नहीं है शैल नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन टैन। समझ आ गई? ये एक्सेप्शन है। हाँ हाँ, as per section 194 IB, any individual या HUF whose books of accounts are not required to be audited under section 44B is liable to deduct tax at a rate of 5% while making payment of rent of any land, building or both to a resident person if amount of rent exceed 50,000 पर मंथ या पार्ट ऑफ मंथ। भाई कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी इंडिविजुअल है या कोई भी एचयूएफ है, क्या कर रहा है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, भाई क्या है, जिसके अकाउंट को ऑडिट करवाना मैंडेटरी नहीं है, तो वो क्या करेंगी, अगर वो किसी पर्सन को रेंट पे कर रहे हैं और रेंट का अमाउंट जो है 50,000 पर मंथ या किसी पार्ट ऑफ मंथ में 50,000 से ज्यादा है, तो वो इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ क्या करेंगे, टीडीएस काटेंगे उस रेंट के ऊपर। कितना काटेंगे? 5%, 5% का टीडीएस काटेंगे। समझ आ गई? गवर्नमेंट को जाता है ना। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 194M प्रोवाइड फॉर डिडक्शन ऑफ tax at the rate of 5% from the sum paid credited to a resident in a year on account of contractual works, commission, brokerage, professional fees by any individual or a आगे बढ़ते हैं। or a HUF whose books of account are not required to be audited under section 44B if aggregate of such sum exceed 50 lakh rupees in a year। भाई कोई भी पर्सन है, कोई भी पर्सन है या कोई भी HUF है जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाना मैंडेटरी नहीं है, जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाना, जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाना मैंडेटरी नहीं है, तो वो क्या करेंगी, अगर वो कोई कमीशन, अगर वो इंडिविजुअल या कोई भी एचयूएफ कोई कमीशन पे कर रहे हैं, कोई ब्रोकरेज पे कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल फीस पे कर रहे हैं, है ना, किसी इंडियन रेजिडेंट को, तो अगर उस अमाउंट, जो वो अमाउंट है 50 लाख से ज्यादा का है एक साल के अंदर,
तो उस 50 लाख रुपए के अमाउंट के ऊपर 5% का टीडीएस काटेंगे। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। कि फिर रेंट पे ऊपर वाला रेंट था, रेंट। हाँ हाँ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। रेलेवेंस ऑफ टैन। टैन की जरूरत, इसमें इंडिविजुअल और एचयूएफ की बात कर रहा है बस। हाँ, अब रेलेवेंस ऑफ टैन के बारे में पढ़ते हैं। टैन की जरूरत क्यों पड़ती है? एज पर सेक्शन 203 of the Income Tax Act 1961, every person who deduct or collect tax, कोई भी पर्सन जो टीडीएस काटता है या टीसीएस काटता है, वो पहले क्या करेगा? अप्लाई करेगा टैन के लिए, सेक्शन 203 ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। सेक्शन 203 ए ऑल्सो मेक इट मैंडेटरी टू कोट पैन इन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट के अंदर टैन नंबर बताना मैंडेटरी होता है? पहला, टीडीएस स्टेटमेंट। जब आप टीडीएस की रिटर्न फाइल करते हो, जब आप टीडीएस की रिटर्न फाइल करते हो तो आपको टैन नंबर बताना मैंडेटरी है। दूसरा, जब आप टीसीएस की रिटर्न फाइल करते हो, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, तब आपको टैन नंबर बताना मैंडेटरी है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या रिपोर्टेबल ऑफ अकाउंट, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की स्टेटमेंट आप जब देते हो तब आपको टैन नंबर बताना जरूरी है। कोई भी चलान होता है टीडीएस का, टीसीएस का, उसमें भी टैन नंबर बताना जरूरी है। या किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने या गवर्नमेंट ने बताया हुआ है, उन डॉक्यूमेंट पे आपको टैन नंबर बताना जरूरी है। समझ आ गई? है ना? मेंशन करना जरूरी है। टैन नंबर बताओगे आप उस पर लिख कि भाई हमारा टैन नंबर ये है। नहीं नहीं नहीं, एप्लीकेशन नहीं ब्रदर। टैन नंबर देखो, टैन नंबर अप्लाई करने के लिए तो एप्लीकेशन होती है। ये कह रहा है कि टैन नंबर क्यों जरूरी है। भाई टैन नंबर क्यों जरूरी है? पहला तो ये है कि कोई भी पर्सन टीडीएस या टीसीएस काटता है तो उसको टीडीएस और टीसीएस का पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर क्या है, पूरा चैप्टर है। मतलब सेम लगता है लेकिन दोनों चीजें अलग अलग है। टीडीएस का कंसेप्ट अलग है, टीसीएस का कंसेप्ट अलग है। हाँ, प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर टैन। आप किस तरह से टैन अप्लाई करोगे? आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो आप एप्लीकेशन लगाओगे टैन के लिए इन फॉर्म 49 बी के अंदर। पैन के लिए कौन से फॉर्म के अंदर एप्लीकेशन है? पैन के लिए एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में थी? बताएगा? पैन के लिए एप्लीकेशन कौन से फॉर्म के अंदर थी? 49 ए के अंदर। और टैन के लिए एप्लीकेशन थी 49 बी के अंदर है। भाई क्या है, ऑफलाइन जब एप्लीकेशन लगा, आप ऑफलाइन जब एप्लीकेशन लगाओगे तो आप फॉर्म फिल करोगे 49 बी इन डुप्लीकेट एंड सबमिट करोगे किसको? एनएसडीएल के टीन फैसिलिटेशन सेंटर को। एनएसडीएल के टीन फैसिलिटेशन सेंटर को फाइल करोगे। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आप एनएसडीएल की टीन वेबसाइट के ऊपर जाओगे। एनएसडीएल की टीन वेबसाइट के ऊपर जाओगे। एप्लीकेंट should go through the instruction and guidelines provided in the application form before filing the form। जब आप फॉर्म फाइल कर रहे होते हो तो पहले आप जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं, पूरी अच्छे से पढ़ोगे। कंपनी के केस में बात करूं, अगर कंपनी जो है रजिस्टर्ड नहीं है कंपनीज एक्ट के अंदर, तो जब कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई करेगी, इनकॉर्पोरेशन के केस में
कंपनी स्पाइस फॉर्म के अंदर ही टैन के लिए भी अप्लाई करेगी, टैन के लिए भी वही करेगी और टैन के लिए भी स्पाइस प्लस फॉर्म के अंदर अप्लाई करेगी। समझ आ गई? आगे बढ़ते। वेयर टू गेट द फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म। आप ये जो टैन का फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म है आप कहां से ले सकते हो? फॉर्म 49B is freely downloadable from the website of इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाओ, वहां से आप फॉर्म 49B जो है डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप टिन फैसिलिटेशन सेंटर जो एनएसडीएल के टिन फैसिलिटेशन सेंटर होते हैं, जो एनएसडीएल के टिन फैसिलिटेशन सेंटर होते हैं, वहां से भी आप क्या कर सकते हो? फॉर्म ले सकते हो। लेजिबल फोटोकॉपी ऑफ फॉर्म 49B और फॉर्म लाइटली प्रिंटेड एग्जैक्टली एज पर द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आप प्रिंट भी करवा सकते हो, फॉर्म 49B का आप प्रिंट भी ले सकते हो। नो सेपरेट टैन इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑब्टेन ऑफ पर्पस टीसीएस। भाई टीडीएस के लिए और टीसीएस के लिए एक ही टैन की जरूरत पड़ती है, आप अलग अलग टैन नंबर नहीं लोगे, एक ही टैन नंबर की जरूरत होती है। समझ आ गई? अब जब आप टैन एप्लीकेशन फाइल करोगे, सबमिट करोगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप दे के चलोगे? पढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट टू बी सबमिट अलोंग विद टैन एप्लीकेशन। पढ़ते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। एक मिनट बस। No document are required to be submitted along with application for allotment of TAN. However, for online application, signed acknowledgement which is generated after fill up the form is to be forwarded to NSDL. मतलब टैन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कोई डॉक्यूमेंट देने की आपको जरूरत नहीं होती है, बस एक एक्नोलेजमेंट में आपको साइन करना पड़ता है। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करोगे तो फाइल करते टाइम आपको ऑनलाइन एक्नोलेजमेंट पे साइन करना पड़ता है, बस यही आपको देना होगा और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन These applications are digitalized by NSDL and forwarded to Income Tax Department. Income Tax Department will issue TAN which will be intimated to NSDL online. On the basis of NSDL will issue the TAN letter. मतलब क्या होता है? आप एप्लीकेशन लगाओगे किसको? जो पर्सन है एप्लीकेशन लगाएगा NSDL को, और NSDL उसकी एप्लीकेशन को कहां फॉरवर्ड कर देगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर इसको बताएगा, इसको टैन इशू करेगा और आगे फिर NSDL आपको बताएगा। समझ आ गई? हाँ, ये प्रोसेस है इस तरह से। हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, NSDL फिर आपको टैन का लेटर दे देता है। फिर नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, इसको नेशनल सिक्योरिटी भी बोलते हैं, नेशनल सर्विसेज भी बोलते हैं। नेशनल सर्विसेज डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सर्विसेज ऑफ डिपॉजिटरी लिमिटेड। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, हाँ इसी से ही, क्योंकि छोटी बुक है ना ये, लेती नहीं है ना ना। स्टेटस ट्रैक क्या होता है? स्टेटस ट्रैक भाई क्या है, जब आप एप्लीकेशन लगाते हो ना टैन के लिए, तो आपको ना 14 डिजिट का एक वो दिया जाता है, यूनिक एक्नोलेजमेंट नंबर। जैसे आपने एप्लीकेशन लगाई NSDL में, तो आपको एक 14 डिजिट का
एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा 14 डिजिट का। उसका यूज करके आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हो, भाई क्या स्टेटस है, कहां पहुंचा, कितना क्या है, वो सारे का सारा आप चेक कर सकते हो। समझ आ गई? आगे बढ़े। जीएसटी। हेलो। हाँ, आगे बढ़ते हैं। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी में भी कोई भी पर्सन जब बिजनेस सेटअप कर रहा होता है, बिजनेस सेटअप करते ही उसको अपना जीएसटी के अंदर भी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। जीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है भाई। जीएसटी अंडर दी वन नेशन वन टैक्स रिजाइम। अब जीएसटी को क्लासिफाई किया गया है 4 टाइप्स के अंदर। 4 तरह के जीएसटी होते हैं। पहला होता है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कौन लगाता है एसजीएसटी? एसजीएसटी कौन लेवी करता है? स्टेट गवर्नमेंट। जो ये एसजीएसटी होता है ये स्टेट गवर्नमेंट को पे होता है। हर एक गवर्नमेंट का अलग अलग, जैसे जब आप, जैसे महाराष्ट्र में हो, आप महाराष्ट्र में हो, अगर आप महाराष्ट्र के अंदर ही अपनी गुड्स को सेल कर रहे हो या फिर सर्विस दे रहे हो, तो फिर उसके ऊपर क्या लगता है? एसजीएसटी, स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है? इंट्रा स्टेट कहते हैं इसको, इंट्रा, विद इन द स्टेट। आगे बढ़ते हैं। यूजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड एंड सर्विस टैक्स। भाई अगर आप यूनियन टेरिटरी के अंदर, जैसे यूनियन टेरिटरी कौन सी होगी? गोवा हो गई, दिल्ली, अंडमान निकोबार, ये यूनियन टेरिटरी है। अगर आप यूनियन टेरिटरी के अंदर गुड्स और सर्विस सप्लाई कर रहे हो तो आपके ऊपर क्या लगेगा? यूजीएसटी। इसको कौन चार्ज करता है? यूनियन गवर्नमेंट। तीसरा होता है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब आप माल महाराष्ट्र से गुजरात में भेज रहे हो या फिर अपनी सर्विस, आप महाराष्ट्र में हो बट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो गुजरात के अंदर, ये होती है इंटरस्टेट। इसको कहते हैं इंटरस्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे। तब आपके ऊपर लगता है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एक होता है आईजीएसटी, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। भाई ये भी क्या होता है? ये भी इंटरस्टेट ही होता है एक तरह से। सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है जब आप दो, देखो क्या होता है, मैं बताता हूं आपको। जब आप कोई, हाँ, यहाँ पे मैं करेक्ट करना चाहता हूँ एक बार। जो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है ना, वो इंट्रा स्टेट गुड्स, इंट्रा स्टेट पे ही लगता है वो। सीजी और एसजीएसटी मतलब अगर आप महाराष्ट्र के अंदर हो और महाराष्ट्र के अंदर आप गुड्स की, महाराष्ट्र के अंदर आप हो और महाराष्ट्र के अंदर ही आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो या सर्विस दे रहे हो, तो आपके ऊपर 2 टैक्स लगेंगे, एक एसजीएसटी लगेगा, एक सीजीएसटी लगेगा। समझ आ गई? और अगर आप इंटीग्रेटेड होता है, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, महाराष्ट्र से गुजरात में अपनी सर्विस दे रहे हो, गुड सप्लाई कर रहे हो, है ना, तो क्या होता है? आप पे इंटर इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स लगता है। इसको लेवी कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। बट इसको जो शेयर किया जाता है बिटवीन द
सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है? हाँ हाँ, वो शेयर कर दिया जाता है। समझ आ गई? क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। Registration of any business entity under GST law imply obtaining a unique number from the concerned tax authority for the purpose of collecting tax on behalf of government। भाई किसी भी बिजनेस एंटिटी को जीएसटी लॉ के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना इंपॉर्टेंट है। किस चीज के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्ट करने के लिए टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट एंड टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर दीज टैक्स। भाई क्या है, अगर आप गवर्नमेंट के बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट करने चाहते हो और अपने इनपुट टैक्स पर क्रेडिट लेना चाहते हो तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सेक्शन 22 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 mandate every supplier shall be liable to register under this act in the state or union territory other than special category state from where he make a taxable supply of goods and service or both if aggregate turnover in a financial year exceed 20 लाख रुपीस। भाई अगर आपका कोई भी पर्सन है, गुड्स एंड सर्विस सप्लाई कर रहा है ना, अगर वो उसका टर्नओवर जो है 20 लाख से ज्यादा का है एक साल के अंदर, तो उसको मैंडेटरी क्या करना पड़ेगा? जीएसटी के अंदर क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इट मस्ट बी नोटेड दैट नॉर्थ ईस्ट स्टेट दैट थ्रेशोल्ड इज 10 लाख। जो भी नॉर्थ ईस्ट के हैं राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, है ना, और हिली एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अगर इन राज्यों में कोई भी पर्सन बिजनेस कर रहा है और जिसका टर्नओवर 10 लाख से ऊपर का है, if person has a place of business in different state and one of the branch is any of the state mentioned above, Jammu and Kashmir, Northern Eastern, then the threshold limit for registration would be reduced to 10 लाख। अगर आपका बिजनेस मान लो प्लेस ऑफ बिजनेस दूसरे प्लेस में है लेकिन आपकी ब्रांच इन राज्यों के अंदर है और आपका टर्नओवर इन राज्यों में कितना है? 10 लाख का है, तो फिर आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है रजिस्ट्रेशन कराना। समझ आ गई? हाँ भाई। हाँ, ये क्या होता है मैं बताता हूँ इनपुट टैक्स क्रेडिट का। भाई जो पर्सन बिजनेस, एक चैन होती है पूरी, तू बिजनेस कर रहा है, मान लो तू कोई सर्विस दे रहा है, तूने सर्विस दी और तूने सर्विस देने के बाद तेरे उस पे मान ले तूने इनवॉइस रेज किया, तेरा टीडीएस कट गया, तेरा जीएसटी कट गया, सॉरी, कोई भी बिल तू पे करता है तेरा जीएसटी कट गया, कोई सप्लायर है तूने पीछे से माल लिया और तूने पेमेंट की तो तेरा जीएसटी कट गया। इसको कहेंगे इनपुट टैक्स। इसको कहेंगे इनपुट टैक्स। सुन तो सही, मैं बता रहा हूं। मान लो तू बिजनेस करता है, तू सप्लायर है, तू शॉपकीपर है, मान ले तू पीछे से वेयर हाउस से माल लेता है ना, होलसेल में माल खरीदता है तू इससे माल लेके आया, इसने तेरे को बिल बना के दे दिया, मान लो तूने माल खरीदा 5 लाख रुपए का और उसमें 5,000 रुपए का इसने जीएसटी लगा दिया, तो कितने का बन गया तेरा? 5,50,000, 5,000 है ना। अब 5,000 का जो ये जीएसटी है
ये तेरा है इनपुट टैक्स। ये क्या है? इनपुट टैक्स। तूने फिर अपनी दुकान में ये माल रखा और तू फिर आगे कस्टमर को बेचना शुरू कर दिया। तूने अपनी दुकान में ये माल रखा और कस्टमर को बेचना शुरू कर दिया। जब कस्टमर को तू माल बेच रहा है ना, उनको तू बेच रहा है, मान लो तेरे को ये चीज पड़ी थी 5,05,000 की, अब तू कस्टमर को बेच रहा है अपना प्रॉफिट ऐड करके और प्लस आगे जीएसटी भी लगा रहा है उसके ऊपर, है ना। तो यहाँ पे तू जीएसटी लगा रहा है, इससे जीएसटी ले रहा है। इससे जो जितना जीएसटी आएगा उसको कहेंगे आउटपुट टैक्स। क्या कहेंगे? आउटपुट टैक्स। और आउटपुट टैक्स में से जो इनपुट टैक्स तूने पे किया, जो तेरे को मिला, जो तेरे को आउटपुट टैक्स मिला, और माइनस कर देंगे इनपुट टैक्स, तो क्या कहेंगे उसको? इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया तूने अपना, है ना। तूने पहले पे किया था, सेलर को पहले पे किया, तूने पे कर दिया, बट तू आगे क्या कर रहा है? आगे बेच रहा है और उनपे जीएसटी लगा रहा है। अब तेरे पास वो पैसा आ रहा है, तू रिकवर कर रहा है अपना पैसा। तो जीएसटी का तो तेरा जितना तूने जीएसटी पे किया था, जो तूने उतना रिकवर करना भी शुरू कर दिया, तो इसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। बट इसको लेने के लिए आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। समझ आ गया? हाँ। अगर तेरा, वैसे तो नॉर्मल मैं बात करूं, अगर तेरा टर्नओवर 20 लाख का है, अगर तेरा टर्नओवर जो है 20 लाख का है, तो तेरे को क्या करना पड़ेगा? मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बट अगर तेरी कोई ब्रांच या तेरे कोई बिजनेस जो है कहां पे है? नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट में है, जैसे जम्मू कश्मीर, नॉर्थन ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तराखंड, हिली एरिया ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अगर इन एरिया में है, तो अगर तेरा टर्नओवर 10 लाख का है तो तेरे को मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन कराना। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। However, the threshold limit for registration for those engaged in exclusive supply of good, कुछ पर्सन है जो एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए ही है, अगर उनका टर्नओवर कितना है? 40 लाख का है, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। समझ आ गई? Person engaged in making intra-state supply in the threshold limit for registration. Person engaged in making intra-state supply in the threshold limit for registration. Person required to take compulsory registration under section 24. Supply of ice cream. अब इसने बोला ना कि एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स, ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई भी पर्सन अगर एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स कर सकता है, जैसे ये बता रहा है कोई आइसक्रीम की सप्लाई कर रहा है, कोई पान मसाला की, टबैको की, मैन्युफैक्चरर, इनकी अगर कोई एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स, हाँ भाई, किसी जो एक्सक्लूसिव, हाँ सिर्फ एक्सक्लूसिवली सप्लाई करता है किसी एरिया के अंदर, तो ये लिमिट जो है 40 लाख की होती है। समझ आ गई? समझ आ गई? हाँ भाई, समझ आ गई? चलो आगे बढ़े। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप रहने भी दे सकते हो। यहां से पढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज परमानेंट अकाउंट नंबर बेस्ड एंड स्टेट स्पेसिफिक जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर इज मतलब जो आपको, जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो ना जीएसटी के अंदर, तो आपको ना जैसे पैन नंबर होता है, टैन नंबर होता है, ऐसे ही जीएसटी आईएन नंबर मिलता है आपको। आपको क्या मिलता है? जीएसटी आईएन नंबर मिलता है आपको, जीएसटी आईएन नंबर, जो कि 15 डिजिट का होता है, जो कि क्या होता है? 15 डिजिट का होता है। और साथ में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी मिलता है जीएसटी के अंदर आपको, जो पर्सन जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराता है।
अब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर 15 डिजिट का होता है ये। अब 15 डिजिट क्या होते हैं वो बात कर लेते हैं। जो पहले 2 डिजिट होते हैं वो स्टेट का कोड होता है, जैसे MH हो गया, HR हो गया, DL हो गया, GJ हो गया, होता है ना से। तो पहले 2 डिजिट जो होते हैं स्टेट का कोड होता है। अगले 10 डिजिट डिजिट जो होते हैं वो पैन नंबर होता है। अगले 2 डिजिट जो होते हैं एंटिटी का कोड होता है। लास्ट के 6 डिजिट जो होते हैं, लास्ट के डिजिट जो होते हैं वो चेक सम नंबर होते हैं। वो अलग पर्सन टू पर्सन अलग करते हैं, ये पर्सन टू पर्सन वरी करते हैं। एंटिटी कोड का मतलब ये रहता है कि तेरी किस तरह की एंटिटी है, किस तरह का बिजनेस है तेरा, तो अलग अलग एंटिटी कोड बता रखे हैं। समझ रहे क्या? तो ये उसी की बात करता है। आगे बढ़ते हैं। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, यहां से इन द फॉलोइंग केसेस रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी इररिस्पेक्टिव ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर। इन केसेस में टर्नओवर भी नहीं देखेंगे, टर्नओवर भी नहीं देखेंगे, कंपलसरी हो जाता है रजिस्ट्रेशन कराना। अगर ये सिचुएशन है, अगर कोई पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई करता है, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र से अगर कोई पर्सन गुजरात में गुड सप्लाई कर रहा है, सर्विस दे रहा है, तो उसके लिए मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ई कॉमर्स ऑपरेटर, पर्सन डिस्चार्जिंग लाइबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये सारे कंसेप्ट जो है जीएसटी के अंदर है। रिवर्स चार्ज क्या होता है, कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है, जैसे Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इनको भी क्या करना पड़ता है, जीएसटी में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। क्लियर है? हाँ हाँ, ना ना, वो जो मैं बता रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है। पर्सन नॉट लायबल टू रजिस्टर, कौन कौन से पर्सन को रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं होता। द पर्सन हु आर नॉट लायबल टू रजिस्टर अंडर द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। पहला, engage exclusively in the supply of goods service both which are not liable to tax। अगर कोई पर्सन उन गुड्स की सप्लाई करता है, उन सर्विसेज की सप्लाई करता है जो जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता, एग्जम्प्टेड, एग्जम्प्ट है जो, उनके लिए आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। engage exclusively in the supply of goods या services both which are fully exempt from tax। भाई आप उन चीजों में, उन गुड्स में, उन सर्विसेज में एंगेज हो जो कि बिल्कुल एग्जम्प्ट है टैक्स से, उनको भी जरूरत नहीं होती। एग्रीकल्चरिस्ट, टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम लैंड कल्टीवेशन। अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हो और अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सप्लाई कर रहे हो, तो भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक कैटेगरी, और क्या है, कुछ कैटेगरी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता रखी है, तब आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना नहीं जरूरी है। समझ आ गई भाई? आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, क्या प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का? आप जो प्रोसीजर है ऑनलाइन प्रोसीजर है। आप जीएसटी की, आप पोर्टल पे जाओगे जो कि जीएसटी मेंटेन किया गया है, गुड एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी की वेबसाइट पे जाओगे www.gst.gov.in। आप यहाँ पे जाओगे, वहां पे अपना क्या करोगे, एप्लीकेशन प्रॉपरली क्या करोगे, फिलअप करोगे। एप्लीकेंट टू सबमिट पैन, क्या क्या जरूरी है, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01, ये फॉर्म होता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म है, और ये होता है जीएसटी REG1। आप इसको फिल करोगे। पैन को, पैन इज टू बी वेरीफाई ऑन जीएसटी पोर्टल, पैन को जीएसटी पोर्टल पे वेरीफाई किया जाएगा। आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वेरीफाई किया जाएगा थ्रू ओटीपी, और उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट दी जाएगी
GST REG 2 के अंदर। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। स्टेप 3, एप्लीकेंट टू फिल पार्ट बी। पहले तो पार्ट ए के अंदर आप क्या क्या दोगे अपना। पार्ट ए के अंदर आप दोगे, पार्ट ए जो होता है GST REG 1 फॉर्म होता है, उसमें आप अपना पैन, मोबाइल, आधार, तो सॉरी ईमेल आईडी ये बता के चलोगे, उनको वेरीफाई किया जाएगा। फिर आप उसके बाद पार्ट बी फिल करोगे GST REG फॉर्म का। उसमें आप क्या करोगे, स्पेसिफाई द एप्लीकेंट्स रेफरेंस नंबर, सबमिट द फॉर्म आफ्टर अटैचिंग द। आप उसके बाद जो जो आपको अटैचमेंट लगानी है वो अटैचमेंट आप लगाओगे। उसको लगाने के बाद आप फॉर्म क्या कर दोगे, सबमिट कर दोगे। एप्लीकेंट शैल व्हाइल सबमिटिंग द एप्लीकेशन अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ द आधार नंबर फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। फिर आपको ऑथेंटिकेशन करवानी पड़ेगी अपनी आधार नंबर की, आधार वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो जब आप आधार वगैरह करवा लोगे, अगर आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है तो फिर आप वो एडिशनल इंफॉर्मेशन GST REG 03 फॉर्म के अंदर दे सकते हो। समझ आ गई? कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आपसे मांगी गई है, अगर आपसे कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी गई है, तो फिर आप उसको एडिशनल इंफॉर्मेशन को मांगने के लिए GST REG 03 फॉर्म इशू किया जा सकता है। और जो रिप्लाई दोगे आप एडिशनल इंफॉर्मेशन का, GST REG 4 के अंदर दोगे, GST REG फॉर्म के अंदर दोगे। और उसके बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा रजिस्ट्रेशन का, वो कौन से फॉर्म में मिलेगा, GST REG 6 के अंदर। GST REG 6 के अंदर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा डाउन चल रहा है यार आज, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। कुछ नहीं है, थोड़ा सा डाउन चल रहा है। हाँ, ये पार्ट बी शुरू कर रहे हैं ना सेटिंग अप का। हाँ, उसके बाद क्या है, द एप्लीकेंट हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS या TCS shall however submit a application in form GST REG 07 for the purpose of registration। भाई क्या है, जिस पर्सन को TDS या TCS डिडक्ट करना मैंडेटरी है ना, TDS डिडक्ट करना, TCS कलेक्ट करना, तो फिर वो एप्लीकेशन कौन से फॉर्म के अंदर फाइल करेगा, GST 07 के अंदर। और उसको सर्टिफिकेट कौन से फॉर्म में ग्रांट किया जाएगा, GST REG 06 के अंदर। क्लियर है यहां तक? इंपॉर्टेंट पॉइंट, the registration shall be granted to applicant within a period of 3 working day from the date of submission of application। जैसे ही आप एप्लीकेशन फाइल करोगे GST के लिए, GST रजिस्ट्रेशन के लिए आप एप्लीकेशन फाइल करोगे, अगर आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल सही है तो 3 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट, वेयर पर्सन फेल टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर, अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया, then the registration shall be granted only after physical verification of principal place of business in the presence of said person, not later than 60 days from the date of application, in the manner prescribed। The verification report along with the other document including photograph shall be uploaded in the form GST 30 on the common portal within a period of 15 days following the date of such verification। भाई जब आप एप्लीकेशन लगा दोगे, आपको आधार से क्या करानी पड़ेगी, वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी। बट अगर आपने आधार
ऑनलाइन आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया, फिर जो कंसर्न पर्सन है जीएसटी डिपार्टमेंट का, वो फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा आपके प्रिंसिपल ऑफिस की, जहां पे आपका बिजनेस है वहां पे आके फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा वो 60 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन आपने एप्लीकेशन लगाई उसके 60 दिन के अंदर अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। और जो भी फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, जो भी डॉक्यूमेंट होगी, जो भी फोटोग्राफ ली गई हो, उसको आप जीएसटी REG